डार्क नाइट राइजेस की कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर एक शिकंजा कसा हुआ है। इस आदमी का नाम बेन है और ये अपने प्लान के मुताबिक डॉक्टर फेवल, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, उनको अगवा कर लेता है। बेन बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि कभी वो डार्क ऑफ शैडोज ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। ये वही ग्रुप है जिसका लीडर राज़गुल था, जिसे इस कहानी के पहले भाग में बैटमैन ने मार दिया था। और डार्क ऑफ शैडोज वो ग्रुप है जिससे खुद ब्रूस वेन ने ट्रेनिंग ली थी और आगे चलकर वो बैटमैन बन गया। जोकर के साम्राज्य को खत्म हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं और अब गौथम शहर में जुर्म का नामो निशान नहीं है। और इस सब के पीछे पूरा गौथम शहर ये जानता है कि हार्वी डेंट का हाथ है। उसी की वजह से आज पूरे गौथम शहर में शांति है। लोग हार्वी डेंट को अपना हीरो मानते हैं और बैटमैन से पूरा गौथम शहर नफरत करता है क्योंकि हार्वी डेंट ने जो भी गलतियां की थी, जो भी गलत काम किए थे, उन सब का इल्जाम बैटमैन ने अपने ऊपर ले लिया था ताकि हार्वी डेंट के ऊपर जो लोगों का भरोसा है वो कायम रहे। और पिछले 8 सालों से बैटमैन को कभी भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस शहर में सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो पूरा सच जानता है और उसका नाम है कमिश्नर गॉर्डन, क्योंकि सब कुछ कमिश्नर गॉर्डन की आंखों के सामने हुआ था। और एक समारोह जो वेन कंपनी डेंट की याद में उसके सम्मान में देती है, वहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन सब कुछ सच बताना चाहते हैं कि बैटमैन एक विलेन नहीं बल्कि एक हीरो है और हार्वी डेंट ने जो गलत काम किए थे वो सब के सब बैटमैन ने अपने सिर के ऊपर ले लिए, लेकिन वो ऐसा करने से रुक जाते हैं। इसी समारोह में एक वेट्रेस होती है जिसका नाम होता है सेलिना, और जब वो ब्रूस वेन के कमरे में जाती है जहां पर सिर्फ वही जा सकता है जो उनके लिए खाने पीने का सामान ले जाता है, क्योंकि ब्रूस वेन पिछले 8 सालों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। उनकी दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, उनका शरीर कमजोर है, वो स्टिक के सहारे चलते हैं। और जब वो सेलिना को देखते हैं तो उसके गले में एक हार होता है और ये मोतियों का हार होता है ब्रूस वेन की मॉम का। ब्रूस वेन कहता है कि मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दे सकता, लेकिन सेलिना उसे गिराकर वहां से भाग जाती है। एल्फ्रेड ब्रूस वेन को बोलता है कि इससे पहले कि वो हार बेच दे हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। ब्रूस वेन कहता है कि वो यहाँ पर हार चुराने के लिए नहीं आई थी, उसने हार इसलिए लिया क्योंकि उसे पसंद था। दरअसल वो यहाँ पर मेरे फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए आई थी। ये एक बहुत शातिर चोर है जिसने कई चोरियां की है, जालसाजी की है, धोखाधड़ी की है। एल्फ्रेड ब्रूस वेन को समझाता है कि तुम्हें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन ब्रूस वेन कहता है कि इस दुनिया में मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। दरअसल ब्रूस वेन पिछले 8 सालों से घर से बाहर इसलिए भी नहीं निकला क्योंकि रेचल से वो बहुत प्यार करता था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सेलिना को दिखाया जाता है कि वो ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स का सौदा करने के लिए एक आदमी के पास जाती है, लेकिन वो आदमी उसे धोखा देता है और सेलिना अपनी चालाकी से वहां पर पुलिस को बुला लेती है। सेलिना वहां से भाग जाती है, लेकिन कमिश्नर गॉर्डन को वहां पर उन लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें बेन के पास ले जाया जाता है। बेन ने गौथम शहर के नीचे सुरंगों में अपना अड्डा बनाया होता है, लेकिन कमिश्नर गॉर्डन किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं, पर वो अब बहुत बुरी तरह जख्मी है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम जॉन होता है वो ब्रूस वेन के पास जाता है। दरअसल इसका बचपन उस अनाथ आश्रम में गुजरा था जो ब्रूस वेन की कंपनी की चैरिटी पर चलता था, और इस इंस्पेक्टर को ये भी पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। दरअसल बचपन में उसे ये बात पता चल चुकी थी। इंस्पेक्टर ब्रूस वेन को बताता है कि अब अनाथ आश्रम नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई चैरिटी नहीं आती, और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि बैटमैन की गौथम शहर को जरूरत है। इसके बाद इंस्पेक्टर चला जाता है। अब ब्रूस वेन एल्फ्रेड से पूछता है कि अनाथ आश्रम में चैरिटी क्यों नहीं जाती। एल्फ्रेड ब्रूस वेन को बताता है कि अनाथ आश्रम में जो चैरिटी का पैसा जाता था वो वेन कंपनी के प्रॉफिट से जाता था, और जब कंपनी में प्रॉफिट होगा ही नहीं तो पैसा कैसे जाएगा। वेन को यहाँ पर यह पता चलता है कि उसकी कंपनी की हालत बहुत खराब है, और अब वो ये फैसला करता है कि वो अपने घर से बाहर निकलेगा, और वो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि उसके नी में प्रॉब्लम होती है। वहां पर डॉक्टर बताता है कि आपके नी में कार्टिलेज है ही नहीं, यानी कि उसकी नी की जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, और इसी हॉस्पिटल में कमिश्नर गॉर्डन भी होते हैं। दरअसल इसीलिए ब्रूस वेन यहाँ पर आया होता है और वो कमिश्नर गॉर्डन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो नकाब से अपने चेहरे को छुपा लेता है क्योंकि कमिश्नर को नहीं पता कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताते हैं कि बैटमैन को वापस लौटना होगा क्योंकि अपराध को हमने जहां दफन कर दिया था वहां से अपराध दोबारा पनप रहा है। दरअसल गॉर्डन ने बेसमेंट में अंडरग्राउंड में देख लिया था कि वहां पर पूरी एक गैंग तैयार हो रही है। बैटमैन यानी ब्रूस वेन वहां से चला जाता है और वो एक पार्टी में जाता है। वहां पर सेलिना भी होती है जिसने उसके फिंगरप्रिंट्स उसके घर से चुराए थे, और साथ ही वो नेकलेस भी जो उसकी मॉम का था। यहाँ पर ब्रूस वेन उसके साथ डांस करता है। वो यहाँ पर एक चोरी करने
करने के लिए आई है, लेकिन ब्रूस वेन कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक चोर हो। ब्रूस वेन अपनी मॉम का हार उसके गले से उतार लेता है और सलीना वहां से चली जाती है। लेकिन बाद में ब्रूस वेन को पता चलता है दरअसल सलीना हार तो दे गई, लेकिन उसकी गाड़ी वहां से ले गई। अब ब्रूस वेन फॉक्स के पास जाता है जिसे उसने वेन कंपनी का सीईओ बना दिया था, और साथ ही साथ फॉक्स ही वो आदमी है जो उसे बैटमैन का सूट और सारे हाईटेक इक्विपमेंट्स दिया करता था। लेकिन अब वो बैटमैन नहीं बनता, साथ ही वो अपनी कंपनी में कभी भी नहीं आता, इसीलिए वो फॉक्स से बहुत सालों बाद मिल रहा है। वो फॉक्स से पूछता है कि हमारी कंपनी इतना लॉस में क्यों चल रही है कि हम एक अनाथ आश्रम में चैरिटी भी नहीं कर सकते। फॉक्स उसे बताता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपनी कंपनी का बहुत सारा पैसा एक प्रोजेक्ट में लगाया था जिस प्रोजेक्ट का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, और बाद में आपने उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया। और ब्रूस वेन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, और ब्रूस वेन अब भी उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहता। फॉक्स यहाँ पर ब्रूस वेन को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी दिखाता है जो उसने बनाया है। वो कहता है कि इसको मैंने नाम दिया है द बैट, लेकिन इसमें ऑटो पायलट नहीं है, यानी कि ये अपने आप नहीं चल सकता। यानी अगर इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को, इस मशीन को चलाना है तो इसके अंदर किसी न किसी को बैठना होगा। इसके बाद ब्रूस वेन वहां से चला जाता है और वो अपने नी में, जहां पर उसे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चलता है, वहां पर वो रोबोटिक सपोर्ट लगाता है ताकि वो सीधा चल सके। और साथ ही साथ अब एक बार फिर से 8 सालों के बाद ब्रूस वेन बैटमैन का सूट पहन लेता है। हालांकि एल्फ्रेड नहीं चाहता कि ब्रूस वेन ऐसा करे, क्योंकि एल्फ्रेड जानता है कि ब्रूस वेन अब कमजोर है, वो पहले जैसा नहीं रहा। एल्फ्रेड ब्रूस को बेन के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस दुनिया की एक प्राचीन जगह पर एक गहरा कुआं है जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस कुएं से कभी कोई नहीं निकल पाता, लेकिन बेन वहां से निकला और इसके बाद वो उस ग्रुप का हिस्सा बना जिस ग्रुप का आप का भी हिस्सा थे, यानी लीग ऑफ शैडोज का। उसको राजल गुल ने ट्रेनिंग दी है, उस इंसान ने जिसने आपको कभी ट्रेनिंग दी थी, यानी कि वो बहुत खतरनाक है। लेकिन बैटमैन एल्फ्रेड की बात नहीं सुनता और वो गौथम शहर की गलियों में निकल पड़ता है। वहीं ये दिखाया जाता है बेन और उसके आदमी शेयर मार्केट के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर ब्रूस वेन के जो उनके पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो सलीना ने ब्रूस वेन के घर से चुराए थे, वो उन फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके वेन कंपनी के नाम से मार्केट से बहुत ही गलत शेयर्स खरीद लेते हैं, जिससे वेन कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। लेकिन तभी बाहर पुलिस आ जाती है और वो यहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन पूरी तरह से काट देती है। लेकिन मोबाइल का इंटरनेट अभी भी चल रहा होता है, जिससे सारा प्रोसेस बहुत धीमा हो जाता है। बेन और उसके आदमी यहाँ से भाग जाते हैं। बैटमैन बेन की उस आदमी का पीछा करता है जिसके पास वो सिस्टम, वो टैबलेट है जिसके अंदर ये पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, जिसमें वो वेन कंपनी के उल्टे सीधे शेयर्स खरीद रहे हैं। लेकिन जब तक बैटमैन उसे पकड़ता है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उन्होंने सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस बैटमैन को पकड़ना चाहती है क्योंकि पिछले 8 सालों में पहली बार बैटमैन को देखा गया है और उसके ऊपर हार्वी डेंट का, जिसे गौथम शहर हीरो मानता है, और 2 पुलिस वालों के कत्ल का इल्जाम है। पुलिस उसका पीछा करना चाहती है, लेकिन बैटमैन अपने उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में जो फॉक्स ने उसके लिए बनाया, जो ऑटो पायलट नहीं है, उसमें बैठकर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सलीना को दिखाया जाता है। वो उस आदमी के घर पर जाती है जिसे उसने ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स दिए थे और वो उसकी तिजोरी से कुछ चोरी करना चाहती है, लेकिन उसकी तिजोरी खाली होती है। दरअसल सलीना ने ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स इसलिए चोरी की थे क्योंकि जिस आदमी को वो फिंगरप्रिंट्स दे रही थी उसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है क्लीन स्लेट, जिस सॉफ्टवेयर से किसी भी इंसान के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। और क्योंकि सलीना का एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, इसीलिए वो अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को हटाना चाहती है और इसीलिए उसने उन्हें फिंगरप्रिंट्स दिए थे। लेकिन वो आदमी बताता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कभी पूरा बना ही नहीं, इस पर काम चल रहा था और मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन चुका है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड की एक अफवाह थी। ये आदमी जिसने सलीना से झूठ बोलकर ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स चोरी करवाए थे, इसका नाम डेगेट होता है और ये बेन के साथ मिला हुआ होता है क्योंकि ये ब्रूस वेन की पूरी कंपनी को हड़पना चाहता है। अब यहाँ पर सलीना डेगेट से बात ही कर रही होती है कि तभी वहां पर डेगेट के काफी सारे लोग आ जाते हैं और इससे पहले कि वो सलीना पर हमला करते, यहाँ पर बैटमैन पहुंच जाता है और वो सलीना को बचा लेता है। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि ब्रूस वेन की कंपनी ने जितने भी शेयर्स मार्केट से खरीदे थे वो सारी कंपनियां रात को 12 बजे डूब गई और अब ब्रूस वेन पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और उसे पता है कि ये सब कुछ डेगेट ने करवाया है और वो किसी भी तरह
से अपने उस न्यूक्लियर रिएक्टर को जो उसकी कंपनी में है डैगेट के हाथों नहीं लगने देना चाहता। इसीलिए वो मिरांडा नाम की एक लेडी को अपनी कंपनी का सीईओ बना देता है। ये लेडी समाज के लिए बहुत अच्छे काम करती है और साथ ही साथ ये एक कामयाब बिजनेस वुमेन होती है। मिरांडा के सीईओ बनने के बाद डैगेट पूरी तरह से बौखला जाता है क्योंकि ये पोजीशन वो अपने लिए चाहता था और वो बेन के पास जाता है। लेकिन बेन उसे कहता है कि जैसा हमने सोचा था काम बिल्कुल वैसे ही हो रहा है और इसके बाद वो डैगेट को मार देता है। वहीं ब्रूस वेन और मिरांडा, जो कि ब्रूस वेन की कंपनी वेन एंटरप्राइजेस की सीईओ है, ब्रूस वेन और वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन ब्रूस वेन अब किसी भी तरह से बेन को खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसे सलीना की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि सलीना को पता होता है कि बेन का अड्डा कहां पर है और वो बैटमैन बनकर बेन के अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां पर बेन और बैटमैन के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। लेकिन बेन बहुत स्ट्रांग होता है, बैटमैन उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि पिछले 8 सालों से वो एक कमरे में बंद था, वो कमजोर हो चुका है। बेन बैटमैन को ये भी बताता है कि राजल गुल का अधूरा सपना अब वो पूरा करेगा। राजल गुल का सपना था कि वो गौथम शहर को पूरी तरह से नष्ट खत्म कर देना चाहता था और साथ ही साथ बेन को यह भी पता होता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बेन ब्रूस वेन के वो सारे हथियार जो वो बैटमैन बनकर इस्तेमाल करता था, अब उन सब हथियारों पर अपना कब्जा कर लेता है और बैटमैन को बहुत बुरी तरह मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब बैटमैन की यानी कि ब्रूस वेन की आंखें खुलती है तो वो उसी प्राचीन कुएं में होता है जिसके बारे में उसे एल्फ्रेड ने बताया था कि बेन का बचपन उस कुएं के अंदर गुजरा था जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उस कुएं से आज तक कोई नहीं निकला, सिर्फ एक आदमी के अलावा जिसका नाम बेन है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस वेन की कंपनी वेन एंटरप्राइजेस में बेन पहुंच जाता है और वो वहां पर मिरांडा को, जो कि यहाँ की नई सीईओ है, फॉक्स को और एक और बोर्ड मेंबर को अपने कब्जे में ले लेता है और उन्हें जमीन की गहराइयों में बेसमेंट में लेकर जाता है और वो उन्हें उस जगह लेकर जाता है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। दरअसल वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव करना चाहता है और इसे ऑन करने के लिए उसे वेन कंपनी के 3 बोर्ड मेंबर्स के हाथों की प्रिंट की जरूरत होगी। हालांकि पहले फॉक्स ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब बेन तीसरे बोर्ड मेंबर को मारने की धमकी देता है तो मिरांडा कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम इसे नहीं रोक सकते और वो अपने हाथों के प्रिंट को मशीन पर लगाती है। इसके बाद फॉक्स और तीसरा बोर्ड मेंबर भी ऐसे ही करता है जिससे ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत में बेन ने एक आदमी को अगवा किया था जिसका नाम पेवेल है और ये वो साइंटिस्ट होता है जिसने इस प्रोग्राम पर काम किया था और सिर्फ यही इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव कर सकता है। बेन पेवेल को कहता है कि तुम अपने काम पर लग जाओ, यानी कि इस बॉम्ब को एक्टिव करो। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये दिखाया जाता है कि कमिश्नर गॉर्डन को जब ये पता चलता है कि बेन ने वेन कंपनी पर कब्जा कर लिया और उसने 3 बोर्ड मेंबर्स को अपने कब्जे में ले रखा है, तो कमिश्नर गॉर्डन ये ऑर्डर देते हैं कि शहर के जितने भी पुलिस वाले हैं उन्हें अंडरग्राउंड सुरंगों में लेकर जाओ और बेन को खदेड़कर बाहर निकालो। लेकिन ये भी बेन की एक चाल होती है। जब शहर के सारे पुलिस वाले उन सुरंगों के अंदर होते हैं तो वहां पर कई ब्लास्ट होते हैं जिससे सब के सब पुलिस वाले उन सुरंगों के अंदर फंस जाते हैं। इसके बाद बेन रग्बी मैच के दौरान बहुत सारे ब्लास्ट करता है ताकि वो अपना संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा सके, क्योंकि ये मैच लाइव चल रहा होता है। सबसे पहले वो वहां पर पेवेल को लाता है। पेवेल सबको बताता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिव हो चुका है और उसे सिर्फ वही बंद कर सकता है और ये बोलने के बाद बेन पेवेल को मार देता है। यानी कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब को कोई भी रोक नहीं सकता, उसे बंद नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ वो इस शहर के जितने भी मुजरिम होते हैं जो सबके सब एक जेल में होते हैं उन सबको आजाद करवा देता है। और साथ ही साथ बेन यहाँ पर कमिश्नर गॉर्डन का वो लेटर भी पढ़ देता है जो स्पीच वो कभी देना चाहता था। इस लेटर में लिखा होता है कि बैटमैन ने हार्वी डेंट को नहीं मारा, बल्कि हार्वी डेंट ने जितने भी गलत काम किए थे वो सब उसने अपने ऊपर ले लिए। हार्वी डेंट मेरे बेटे को मारना चाहता था, लेकिन बैटमैन ने मेरे बेटे को बचाया और उसने सारे आरोप अपने ऊपर इसलिए लिए ताकि हार्वी डेंट के ऊपर जो इस शहर का भरोसा है वो कभी न टूटे। लेकिन अब गौथम शहर को सच्चाई पता चल चुकी है। बैन ने उस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक ट्रक में डलवाया होता है जो लगातार पूरे शहर में मूव कर रहा होता है और 5 महीने के बाद ये बॉम्ब अपने आप ही फट जाएगा। लेकिन इस न्यूक्लियर बॉम्ब का एक रिमोट कंट्रोल भी होता है जो बैन के पास नहीं होता, वो किसी और के पास होता है, लेकिन वो कौन है किसी को कुछ पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बैटमैन जिस कुएं के अंदर होता है वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं और इस कुएं से आज तक सिर्फ एक ही बच्चा निकल पाया है। धीरे धीरे बैटमैन रिकवर करना शुरू करता है।
वो दिन रात एक्सरसाइज करता है क्योंकि वो अपने शरीर को पहले की तरह स्ट्रांग करना चाहता है। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलकर अपने गौतम शहर को बचाना चाहता है। आज उसे यहाँ पर पूरे 4 महीने हो चुके हैं और 4 महीने में वो 2 बार यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन दोनों बार वो गिर जाता है। लेकिन वो जमीन पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि उसे रस्सियों से बांधा होता है। यहाँ पर उसके अलावा भी कई लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी उसे बताता है कि यहाँ से आज तक एक ही बच्चा निकला और वो यहाँ से इसलिए निकल पाया क्योंकि वो यहीं पैदा हुआ था। जब उसकी मॉम को यहाँ पर छोड़ा गया था तब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर मौत का डर नहीं था। इसके बाद ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो अपने शरीर में रस्सियां नहीं बांधता बल्कि बिना रस्सियों के वहां से निकलने का फैसला करता है। और अगर अब वो गिरा तो इसका मतलब है मौत। बैटमैन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है और जिस जगह से वो हर बार गिर जाता था वो वहां पर एक बार बिना डरे छलांग लगाता है, लेकिन इस बार वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है और इस तरह से बैटमैन इस मौत के कुएं से बाहर निकल जाता है। और वहां से निकलने के बाद वो सीधा गौतम शहर आता है और सलीना से मिलता है। सलीना को वो सॉफ्टवेयर देता है जो उसे चाहिए था, जिससे वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा सकती है। हालांकि डेजेट ने सलीना को ये बोला था कि वो सॉफ्टवेयर कभी बना ही नहीं, लेकिन ये सच नहीं था। वो सॉफ्टवेयर था और वो ब्रूस वेन के पास था और वो सलीना को सॉफ्टवेयर इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई है और साथ ही साथ वो उसकी मदद से लूसियस फॉक्स तक पहुंचना चाहता है, जो कि उसकी कंपनी का पुराना सीईओ था, जो उसके लिए बैटमैन के सारे हथियार बनाता है। और फॉक्स एक ऐसा इंसान है जो ये बता सकता है कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब को फटने से कैसे रोका जा सकता है। सलीन ब्रूस वेन को उस जगह ले जाती है जहाँ पर फॉक्स है और वो फॉक्स को छुड़ा के ले आते हैं। और अब ब्रूस वेन एक बार फिर से अपना बैटमैन का सूट पहन लेता है क्योंकि उसे गौतम शहर को बचाना है। फॉक्स बैटमैन को एक इक्विपमेंट देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इसे उस जगह रख दिया जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो कोई भी उसे रिमोट से ब्लास्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि 12 घंटे बाद न्यूक्लियर बॉम्ब को पूरे 5 महीने हो जाएंगे और वो अपने आप ही फट जाएगा। बैटमैन उस इक्विपमेंट को लेकर जेम्स गॉर्डन के पास जाता है और वो उसे कहता है कि इसे उस जगह रख देना जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब है। जेम्स गॉर्डन ने, मिरांडा ने और उसकी टीम ने उस ट्रक का पता लगा लिया होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब है और कमिश्नर जेम्स गॉर्डन उस ट्रक की तरफ निकल पड़ता है जो लगातार चल रहा होता है। इसके बाद बैटमैन सलीना के पास जाता है और उसे अपनी बैटमैन की बाइक देता है और उसे कहता है कि शहर की सुरंगें बंद हो चुकी है जिसके अंदर पुलिस वाले फंसे हुए हैं, लेकिन मेरी बाइक की तोपों में इतना बारूद है कि वो उन सुरंगों को खोल देगी। सलीना बाइक पर बैठ जाती है और वो कहते हैं कि मैं उन्हें आजाद करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगी क्योंकि ये शहर अब पूरी तरह से तबाह होने वाला है। सलीना वहां से निकल जाती है और वो सुरंग के अंदर फंसे सभी पुलिस वालों को आजाद कर देती है और वो सारे के सारे पुलिस वाले आजाद होकर बेन के आदमियों पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर बैटमैन भी पहुंच जाता है और बेन के बीच में और बैटमैन के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अब बैटमैन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बेन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और जब इन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो रही होती है तभी बेन के मुंह पर जो शिकंजा लगा होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे बेन को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही होती है। बैटमैन बेन से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो रिमोट कंट्रोल कहाँ है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब फट सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम राजल गुल के बेटे हो और मुझसे पहले तुम ही एक ऐसे इंसान थे जो उस मौत के कुएं से भागने में कामयाब हुए थे। दरअसल बैटमैन को उस मौत के कुएं में लोगों ने बताया था कि आज से पहले जो बच्चा यहाँ से भागने में कामयाब हुआ था वो राजल गुल का बेटा था। राजल गुल वो इंसान है जो लीग ऑफ शैडो ग्रुप का लीडर था, जो गौतम शहर को तबाह करना चाहता था और जिसे बैटमैन आज से कई सालों पहले मार चुका है। अब जब बैटमैन ये पूछ ही रहा होता है तभी पीछे से उसे कोई चाकू मारता है और जब बैटमैन पीछे देखता है तो वहां पर मिरांडा होती है। मिरांडा वो लड़की है जिस पर बैटमैन को यानी कि ब्रूस वेन को बहुत भरोसा है और इसीलिए उसने अपनी कंपनी का उसे सीईओ बनाया था। बैटमैन मिरांडा को देखकर हैरान हो जाता है। मिरांडा बैटमैन को बोलती है कि राजल गुल का बेटा नहीं बल्कि बेटी थी और वो मैं थी जो उस मौत के कुएं से भागने में कामयाब हो गई थी। और इसके बाद मैंने अपने डैड राजल गुल को ढूंढा और उन्होंने वहां से बेन को बाहर निकाला क्योंकि बेन ने उस मौत के कुएं में मेरी मदद की थी, जिसकी वजह से बेन को वहां पर इतना मारा गया कि उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया और इसीलिए उसके चेहरे पर एक शिकंजा है जिससे उसे अपने चेहरे का दर्द कम महसूस होता है। मेरे पिता ने उसे लीग ऑफ शैडोज से निकाल दिया क्योंकि उन्हें बेन के अंदर एक शैतान दिखता था, पर बेन की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो मुझसे प्यार करता था। मुझे मेरे पिता से नफरत हो गई और ये नफरत तब खत्म हुई जब तुमने मेरे पिता को मार दिया।
और इसके बाद वो उस रिमोट को निकालती है जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब को यहाँ से ब्लास्ट कर सकती है। हालांकि बैटमैन उसे मना करता है, वो कहता है कि ऐसा मत करो, पूरा गौथम शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन मिरांडा उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो अपने पिता राज अल गुल का सपना पूरा करना चाहती है जो कि पूरे गौथम शहर को तबाह करना चाहते थे, और वो रिमोट का बटन दबा देती है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं फटता क्योंकि तब तक कमिश्नर गॉर्डन उस गाड़ी में जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रख देते हैं जो पूरे सिग्नल्स को जाम कर देता है। और अब मिरांडा बैटमैन को बेन के हवाले छोड़कर वहां से निकल जाती है क्योंकि वो उस गाड़ी को अपने कब्जे में लेना चाहती है जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब है। यहाँ पर बेन बैटमैन को मारने वाला होता है कि तब तक वहां पर सलीना आ जाती है और वो बैटमैन की गाड़ी से फायर करके बेन को खत्म कर देती है। और इसके बाद बैटमैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से और सलीना बैटमैन की बाइक से मिरांडा का पीछा करते हैं जो कि उस गाड़ी में होती है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब है। और अब न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ ही मिनटों में फटने वाला है क्योंकि जब इस न्यूक्लियर बॉम्ब को आज से 5 महीने पहले एक्टिव किया गया था तो इसमें से एक पार्ट को निकाल दिया था जिससे इसे डीएक्टिव किया जा सकता है। और अब इसे 5 महीने पूरे होने वाले हैं और ये फटने वाला है। इसीलिए बैटमैन किसी भी कीमत पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल करना चाहता है। सलीना और बैटमैन दोनों मिलकर मिरांडा के सभी आदमियों को मार देते हैं और जिस ट्रक में न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो फ्लाईओवर से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से मिरांडा की मौत हो जाती है। और अब बैटमैन के पास एक ही रास्ता है कि वो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को इस शहर से दूर ले जाए। गौथम शहर चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है जहां पर 12 करोड़ लोग रहते हैं और अगर ये बॉम्ब फट गया तो 12 करोड़ लोग मारे जाएंगे। इसीलिए बैटमैन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ उस न्यूक्लियर बॉम्ब को बांध देता है और वो उसे समंदर के बीचों बीच ले जाता है और कुछ ही देर बाद न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है और इसी के साथ बैटमैन का भी अंत हो जाता है। हालांकि उसने पूरे गौथम शहर को बचा लिया लेकिन इसमें उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और अब कमिश्नर जेम्स गॉर्डन भी जानते हैं कि ब्रूस वेन ही बैटमैन था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी जान बच जाती अगर जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो इस बॉम्ब को लेकर गया था वो ऑटो पायलट होता, यानी कि अपने आप चलने वाला होता। लेकिन फॉक्स जिसने इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बनाया था वो इसे ऑटो पायलट नहीं बना पाया था। फॉक्स अपने कुछ इंजीनियर से बात कर रहा होता है, वो कहता है हमें इसे ऑटो पायलट बना देना चाहिए। तभी वो इंजीनियर से बोलते हैं कि ये ऑलरेडी ऑटो पायलट है, इसे 6 महीने पहले ही ऑटो पायलट कर दिया गया था। फॉक्स पूछता है इसे किसने ऑटो पायलट किया? वो कहते हैं कि ब्रूस वेन ने। और फॉक्स समझ जाता है कि ब्रूस वेन कहीं ना कहीं जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठी है। वहीं दूसरी तरफ एल्फ्रेड जिसने बैटमैन को यानी कि ब्रूस वेन को उसके माँ बाप के मरने के बाद पाला था, वो छुट्टियों में हमेशा एक जगह कॉफी पीने जाता है और जब वो वहां पर बैठा होता है तो वो देखता है कि सामने की टेबल पर ब्रूस वेन बैठा है और उसके साथ सलीना भी है जो कि अब दोनों के दोनों रिलेशनशिप में है। ये देखकर एल्फ्रेड को खुशी होती है लेकिन वो उसके पास नहीं जाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि दुनिया को पता चले कि ब्रूस वेन जिंदा है। वो उसके लिए ऐसी जिंदगी चाहता था। और अब गौथम शहर जो पहले बैटमैन से नफरत करता था, अब पूरे गौथम शहर को पता चल गया है कि बैटमैन एक हीरो था। उसने हार्वी डेंट को नहीं मारा था, उसने जो कुछ भी किया गौथम शहर के लोगों के लिए किया। और साथ ही साथ वो अनाथ बच्चा जो इंस्पेक्टर होता है जिसे बैटमैन की रियलिटी का पता था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन ने उसके लिए एक बैग छोड़ा होता है जिसमें उस जगह की लोकेशन होती है जहां पर बैटमैन अपने सारे इक्विपमेंट्स रखता था। और अब वो वहां पर पहुंच जाता है जिससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में जब भी गौथम शहर को बैटमैन की जरूरत होगी तो जॉन ब्लैक जिसका लीगल नेम रॉबिन है वो गौथम शहर की रक्षा बैटमैन के हथियारों से और उसके सूट से करेगा। और इसी के साथ बैटमैन सीरीज का ये तीसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। ये फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.4। इस फिल्म का बजट था 250 to 300 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 1.081 बिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।